सक्सेस विद नीलेश चैनल आपका स्वागत करता है। आज का जो पीवाईक्यू डिस्कशन है वो है माइक्रो इकोनॉमी पे। माइक्रो इकोनॉमी वो सेक्शन है जो ज़्यादातर बच्चे छोड़ के चले आते हैं, बट कई बार जब कट ऑफ के हम इर्द गिर्द होते हैं ना, तो वहाँ पे एक सवाल भी हमें बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकता है। और माइक्रो इकोनॉमी में मैं आपको बता दूं, ये वो सेक्शन है जो छोड़ने लायक एक्चुअली है ही नहीं। अगर हमने माइक्रो पढ़ रखा है तो माइक्रो इकोनॉमी एक ऐसा टॉपिक है जो मुश्किल से 2-3 घंटे में तैयार किया जा सकता है। एनीवेज, अभी तक अगर आपने माइक्रो इकोनॉमी नहीं भी पढ़ रखा है तो आप टेंशन मत लेना। इसके जो एक्सप्लेनेशंस हैं, जो क्वेश्चंस हैं एंड जो रिक्वायरमेंट है आपके यूपीएससी सिलेबस जो कि प्रीलिम्स का है, उसके लिए जो माइक्रो इकोनॉमी की जितनी रिक्वायरमेंट है वो मैं इस पीवाईक्यू सीरीज में कवर करा दूंगा और इससे एक सिंगल वीडियो में करा दूंगा। तो आपको उसके अलावा और कुछ करने की जरूरत नहीं है। माइक्रो इकोनॉमी का जो भी सवाल आएगा इन जनरल आप उसे जरूर कर लोगे। दूसरी बात, अभी तक अगर आपने csctopper.com पे रजिस्टर नहीं किया है, गो एंड रजिस्टर ताकि आप फ्री टेस्ट दे सकें एंड कंपेयर करके अपने आप को देख सकें कि आप एग्जैक्टली कहाँ पे स्टैंड करते हैं। एक और चीज जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ वो है कि अभी तक अगर आपने यूपीएससी प्रीलिम्स विद नीलेश वाला टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया तो ज्वाइन कर लीजिए। इससे रिलेटेड जो पीडीएफ है वो आपको उस चैनल पे अगर चाहिए तो मिल जाएगी। चलिए क्वेश्चन देखते हैं किस तरीके के सवाल यूपीएससी माइक्रो इकोनॉमी से पूछता है। ये पहला सेक्शन हमने डिमांड एंड सप्लाई वाला रखा है एंड इसमें प्राइमरी जो क्वेश्चंस है ना वो डिमांड से रिलेटेड ही हैं। अदर थिंग्स रिमेनिंग अनचेंज्ड, मार्केट डिमांड फॉर अ गुड माइट इंक्रीज। तो यूपीएससी चाहता है कि आपको डिमांड का मतलब पता होना चाहिए, ये 2021 का सवाल है। सब्सटीट्यूट का मतलब पता होना चाहिए, कॉम्प्लीमेंट का मतलब पता होना चाहिए, इन्फीरियर गुड का मतलब पता होना चाहिए। अगर मैं इन्फीरियर गुड्स की बात कर रहा हूँ तो इन्फीरियर गुड्स से कुछ रिलेटेड गुड्स हैं, दैट आर द नॉर्मल गुड्स। गिफन गुड्स भी हमें पता होना चाहिए एंड वेबलन गुड्स भी पता होना चाहिए। मैं आपको सही से ये बताऊंगा, सीधे सीधे डेफिनेशन बेस्ड सवाल आ जाएंगे एंड हमसे वो गलती नहीं होनी चाहिए कि भाई इसके सवाल आगे हमने किए नहीं। डिमांड फॉर कमोडिटी रिफर्स टू डिजायर फॉर दैट कमोडिटी, नीड फॉर दैट कमोडिटी। मतलब डिमांड का क्या मतलब है। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स अफेक्ट इंडिविजुअल डिमांड फॉर कमोडिटी, तो ये मुझे पता होना चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट इन्फ्लुएंस क्वांटिटी डिमांड फॉर द प्राइस, तो मुझे ये पता होना चाहिए, राइज इन द प्राइस। सपोज दे आर टू नॉर्मल गुड्स, अगर नॉर्मल गुड की डेफिनेशन पता होगी ये सवाल मैं कर लूंगा। केरोसिन इंफीरियर गुड, इंफीरियर गुड का मतलब पता होगा, ये सवाल मैं कर लूंगा। व्हेन टू गुड्स आर कंप्लीटली इंटरचेंजेबल, तो सब्सटीट्यूट कॉम्प्लीमेंट इसकी मीनिंग पता होगी, इन गुड्स का मतलब पता होगा, तो ये सवाल मैं कर लूंगा। आइए समझते हैं इन चीजों को। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। अदर थिंग्स रिमेनिंग अनचेंज्ड, मार्केट डिमांड फॉर अ गुड माइट इंक्रीज इफ प्राइस ऑफ इट्स सब्सटीट्यूट इंक्रीजेस। तो इससे पहले मुझे ये पता होना चाहिए कि देखिए गुड्स को ना दो टाइप में कैटेगराइज किया जाता है। दे आर द सब्सटीट्यूट एंड दे आर द कॉम्प्लीमेंट। जब रिलेटेड गुड्स की बात होती है, अनरिलेटेड है तो वो अलग चीजें हो जाएंगी, अभी रिलेटेड गुड्स की बात कर रहे हैं। सब्सटीट्यूट क्या होते हैं? सब्सटीट्यूट का आप सीधा सा मतलब है कि वो चीज जो एक दूसरे की जगह पे यूज करी जा सकती है, जैसे कि टी, जैसे कि कॉफी। आपको पता है कि जब कॉफी महंगी होगी तो आप क्या करोगे? आप चाय लेना शुरू करोगे, और जब चाय महंगी होगी तो आप कॉफी लेनी शुरू करोगे। तो इसका सीधा सा मतलब है जब सब्सटीट्यूट का दाम बढ़ता है तो आपके इस प्रोडक्ट का जो डिमांड है वो बढ़ जाता है। यही तो ये बता रहा है। कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट का सीधा सा मतलब है वो गुड्स जो साथ में यूज होते हैं। इसका मतलब ये है जैसे कि ब्रेड एंड बटर, ब्रेड एंड बटर, इन दोनों का साथ में आप खाते हो ब्रेड बटर। ऐसा थोड़ी कि खाली बटर ही खा रहे हैं या फिर ब्रेड ही खा रहे हैं, साथ में खाते हो ना। तो कोई पर्सन है जो डेली ब्रेड बटर खाता है। अब सपोज इसका कॉस्ट जो है वो 100 रुपये है, इसका कॉस्ट भी 100 रुपये है, इसको कॉस्ट पड़ दी है 200 रुपये। अगर बटर की कॉस्ट 100 रुपये की जगह लेट से कि 400 रुपये हो गई, तो आप ब्रेड बटर खाओगे? बोलोगे नहीं भैया, 500 रुपये कौन खर्चा करेगा ब्रेड बटर पे। तो आप ब्रेड बटर खाना छोड़ोगे और ऐसे केस में आप क्या करोगे? आप ना तो बटर खरीदोगे ना तो आप ब्रेड खरीदोगे, तो दोनों की जो डिमांड है वो घट जाएगी। तो द प्राइस ऑफ द कॉम्प्लीमेंट्री गुड एंड द डिमांड फॉर द गिवन कमोडिटी इनवर्सली रिलेट्स टू ईच अदर। तो अगर एक भी कॉम्प्लीमेंट का दाम बढ़ा तो दोनों की डिमांड घट जाएगी। यही चीज ये चीज कहती है। दिस इज द अबाउट द कॉम्प्लीमेंट। अब इंफीरियर गुड्स के बारे में समझते हैं। व्हाट आर द इंफीरियर गुड्स? देखिए, हर एक पर्सन की एक नॉर्मल इनकम होती है, ठीक है।
कुछ ना कुछ इंसान कमाता है। इनकम होगी तो वो कुछ गुड्स खरीदेगा, कुछ चीजों को खरीदेगा। दो तरीके से गुड्स को देखा जाता है यहाँ पे। अगर हमारी इनकम बढ़ रही है तो वो गुड्स, कुछ गुड्स ऐसे होंगे जिनकी डिमांड बढ़ रही होगी, उन गुड्स को हम बोलेंगे दे आर दी नॉर्मल गुड्स। और कुछ ऐसे गुड्स होंगे जिनकी इनकम बढ़ने पे डिमांड घट जाएगी, उन गुड्स को हम बोलेंगे ये इंफीरियर हैं एज कंपेयर टू दी अदर गुड्स। तो इंफीरियर गुड्स आर दोज गुड्स जिनकी डिमांड, ये चीज बता रही है डिमांड, इंफीरियर गुड्स आर दोज गुड्स जिनकी डिमांड घट जाती है विद द राइज इन द इनकम, एंड नॉर्मल गुड्स आर दोज गुड्स जिनकी डिमांड बढ़ जाती है विद द राइज ऑफ द इनकम। यहां पे घट रहा है, यहां पे बढ़ रहा है। ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल लेने के लिए आप एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपको ये दे रहा हूं, लाइक यू कैन सी, जो नॉर्मल आप फूडिंग लेते हैं, जो आपकी नॉर्मल क्लॉथिंग है, ये सारा कुछ नॉर्मल गुड्स में आएगा। एंड इंफीरियर गुड्स की बात करें अगर, तो लाइक पब्लिक ट्रांसपोर्ट, लेट्स से कि आपके पास कार का ऑप्शन है, यू हैव अ सब्स्टिट्यूट ऑफ द पब्लिक ट्रांसपोर्ट, तो आप ऐसे केस में क्या करोगे, आप के पैसा बढ़ गया तो आप बस में बैठना नहीं चाहोगे क्योंकि आप कार में बैठना शुरू करोगे। ठीक है, तो यू प्रिफर, बेसिकली आप क्या कर रहे हो, इंफीरियर गुड्स क्या है, जब हमारी इनकम बढ़ रही है तो यू आर एक्चुअली प्रिफरिंग अ कॉस्टली सब्स्टिट्यूट, लेकिन सब्स्टिट्यूट अवेलेबल होना चाहिए। एक चीज यहां पे ध्यान रखना कि बहुत सारे बच्चों को ये लगेगा कि इंफीरियर का मतलब ये है कि इसकी क्वालिटी बड़ी खराब है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। इंफीरियर का सीधा सा मतलब है एफोर्डेबिलिटी से रिलेशन है। ठीक है, इंफीरियर गुड का एग्जांपल जैसे ऐसे ले लो कि लाइक मैकडी की, कुछ लोग मैकडी की कॉफी पीते हैं, कुछ लोग स्टारबक्स की कॉफी पीते हैं। दिस इज कंपेयर्ड, इसके कंपैरिजन में मैकडी की जो कॉफी है वो इंफीरियर गुड है। जब आपकी इनकम बढ़ेगी तो आप स्टारबक्स की कॉफी पियोगे, जब आपकी इनकम घटेगी तो आप मैकडी की कॉफी प्रिफर करोगे। यहाँ पे कुछ और गुड्स की मैं बात कर लेता हूँ क्योंकि इफ यू हैव सीन, तो यूपीएससी टाइप ऑफ गुड्स के बारे में थोड़ा सा पेक्यूलियर है। तो दो गुड्स और हैं जो इंपॉर्टेंट है यूपीएससी के लिए। वन इज द वेबलन गुड एंड द अदर इज द गिफेन गुड। ये दोनों ही मार्केट के लॉ ऑफ डिमांड को अपोज करते हैं, मतलब उसके कंट्राडिक्शन करते हैं। कैसे? लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है? लॉ ऑफ डिमांड ये कहता है कि जैसे जैसे प्राइस बढ़ेगा दाम घटेगा। यही तो कहता है लॉ ऑफ डिमांड कि जैसे जैसे प्राइस बढ़ेगी, जो क्वांटिटी डिमांडेड है, क्वांटिटी डिमांड, जैसे जैसे प्राइस बढ़ रही है क्वांटिटी जो डिमांड है वो घट रही है, जैसे जैसे प्राइस घट रही है क्वांटिटी जो डिमांड है वो बढ़ रही है। लेकिन ये दोनों जो गुड्स हैं ये अपोजिट हैं। इन दोनों ही गुड्स में जैसे जैसे प्राइस बढ़ रही है हमारी डिमांड भी बढ़ रही है। बट अब फिर इनमें डिफरेंस क्या है? इनमें सीधा सा डिफरेंस ये है कि वेबलन गुड्स आर दी लग्जरी गुड्स। आपने देखा होगा ना, पैसा आ गया तो अब याच खरीद रहे हैं। ठीक है, इससे ये डिपेंडेंट होता है कंज्यूमर का क्या टेस्ट है, क्या प्रेफरेंस है। थॉर्स्टीन वेबलन ने ये टर्म दिया था, दैट इज द कंस्पिकुअस कंजम्पशन। तो लाइक डिजाइनर ज्वेलरी हो गई, आपकी प्राइसी वॉचेज हो गई, लग्जरी कार्स हो गई एटसेट्रा, तो दे आर दी वेबलन गुड्स। एंड गिफन गुड्स की बात करें, उसकी दे आर दी लो इनकम नॉन लग्जरी प्रोडक्ट्स, लो इनकम नॉन लग्जरी प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो concept of the given goods is focused on the low income non luxury products that have a very few close substitute, like let's say कि अगर ब्रेड है, मेरे को ब्रेड खाना है, ठीक है, अब मुझे ब्रेड खाने का मन है एंड मैं डेली ब्रेड ही खाता हूं, तो मेरे पास इसके लिए, मेरे लिए इसका कोई सब्सटीट्यूट अवेलेबल नहीं है, मैं रोटी नहीं खा सकता। तो ऐसे केस में जब इसका प्राइस ब्रेड का बढ़ने लगेगा तो मैं क्या सोचूंगा? मैं स्टॉक पाइलिंग करने की कोशिश करूंगा। मैं सोचूंगा कि भैया ब्रेड हमको खरीद के रख लेते हैं ढेर सारा, तो इसकी डिमांड बढ़ जाएगी जैसे जैसे इसका दाम बढ़ेगा। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को हम देख लेते हैं। अदर थिंग्स रिमेनिंग अनचेंज्ड, मार्केट डिमांड ऑफ फॉर गुड माइट इंक्रीज, प्राइस ऑफ सब्सटीट्यूट इंक्रीज। सब्सटीट्यूट मैंने आपको बताया था, सब्सटीट्यूट का प्राइस बढ़ेगा तो फिर इसकी डिमांड बढ़ जाएगी। प्राइस ऑफ द कॉम्प्लीमेंट इंक्रीज, नहीं, अपोजिट रिलेशन है। कॉम्प्लीमेंट का प्राइस बढ़ा, टोटल गुड का दाम बढ़ गया, टोटल गुड का दाम बढ़ गया तो हम दोनों का ही डिमांड नहीं करेंगे, तो हम नहीं लेंगे। ठीक है,
द गुड इज एन इंफीरियर गुड एंड द इनकम ऑफ द कंज्यूमर इंक्रीजेस, तो जब कंज्यूमर की इनकम इंक्रीज हो रही है तो फिर वो अच्छे प्रोडक्ट्स को, नॉर्मल गुड्स को लेना चाहेगा, ना कि इंफीरियर गुड्स को, तो ये भी नहीं होगा। इट्स प्राइस फॉल, ये तो सीधा सीधा सा है, लॉ ऑफ डिमांड पे है कि प्राइस और जो डिमांड, जो प्राइस एंड डिमांड, क्वांटिटी डिमांडेड है उसका एक इनवर्स रिलेशन है, तो ये सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 and 4 ओनली, सिंपल सा है, इससे ज़्यादा ये इन टाइप का ऑफ गुड्स में ये सवाल नहीं बनाएंगे, ठीक है। डिमांड फॉर अ कमोडिटी, व्हाट इज डिमांड? डिमांड एक ऐसा इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट है, दिस रिलेट्स टू कंज्यूमर कितना गुड्स परचेज करना चाहता है। मान लो कि भाई 100 केजी एप्पल है मार्केट में, आप इसमें से कितना गुड एक्चुअली परचेज करना चाहते हो, दैट इज द डिमांड, ठीक है। एंड अब वो डिसाइड कैसे करोगे कि मेरे को कितना खरीदना है? ऑन द बेसिस ऑफ द प्राइस, ठीक है। फॉर देन वी से दैट फॉर अ स्पेसिफिक प्रोडक्ट ड्यूरिंग एनी पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम, व्हाट इज द क्वांटिटी डिमांडेड बाय द कंज्यूमर, दिस इज द डिमांड फॉर द कमोडिटी। ये सिंपल सा आंसर है। कई क्वेश्चंस आप लॉजिक लगा के कर लोगे, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स अफेक्ट इंडिविजुअल डिमांड फॉर अ कमोडिटी, ठीक है। तो मेनली 5 फैक्टर्स होते हैं जो डिमांड को अफेक्ट करते हैं। पहली चीज समझते जाइएगा, प्राइस, प्रोडक्ट का क्या प्राइस है वो डिमांड को अफेक्ट करेगा। प्राइस बढ़ेगा, डिमांड घटेगा, प्राइस घटेगा, डिमांड बढ़ेगा, पहली चीज। दूसरी चीज, आपकी इनकम कितनी है, आपकी इनकम बढ़ेगी, डिमांड इन जनरल चीजों की बढ़ जाएगी, आप ज्यादा चीजें कंज्यूम करना चाहोगे, ठीक है। आपकी इनकम घटेगी, डिमांड घट जाएगी। प्राइस ऑफ द सब्स्टिट्यूट गुड, जो भी सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल हैं आपको, जैसा मैंने यहां पे बताया, ये भी डिमांड को इंपैक्ट कर रहा है। कंज्यूमर की प्रेफरेंस क्या है, ये भी डिमांड को अफेक्ट करता है। कंज्यूमर की प्रेफरेंस, भाई जो आपके वेबलन गुड हैं वो कंज्यूमर प्रेफरेंस के चलते ही तो हैं कि हमें स्टेटस सिंबल मेंटेन करना है, हमारे पास बहुत पैसा है तो हम ये आज खरीदेंगे। एंड पांचवी चीज, कंज्यूमर की एक्सपेक्टेशन क्या है कि इसमें क्या प्राइस चेंज होगा। तो अगर इससे हम देखें विच आर दी फॉलोइंग फैक्टर्स अफेक्ट इंडिविजुअल डिमांड फॉर कमोडिटी, एंड आपको ये वर्बेटिम याद नहीं हो तो भी आपको परेशान नहीं होना है, सिंपल सा कंपेयर कर लीजिए। कमोडिटी अगर कोई चीज महंगी है तो आप उसे खरीदते हो ज्यादा, आप नहीं खरीदते हो, तो ये अफेक्ट कर रहा है, बिल्कुल अफेक्ट कर रहा है। इनकम ऑफ द कंज्यूमर, आपके पास पैसा बहुत है तो फिर कितनी भी महंगी आप खरीद लेते हो, ये भी डिमांड अफेक्ट कर रहा है। प्राइस ऑफ द रिलेटेड गुड्स, जैसा मैंने अभी आपको दिखाया, सब्स्टिट्यूट गुड्स एंड दी कॉम्प्लीमेंट गुड्स, तो दे आर दी रिलेटेड गुड्स, तो ये इसका चलेगा। तो दैट इज वाई इसका आंसर 1, 2 एंड 3 होगा। अब आते हैं CDS 2022 के सवाल में, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट इन्फ्लुएंस क्वांटिटी डिमांडेड फॉर अ गुड। तो क्वांटिटी जो डिमांड कर रहे हैं इस पे मतलब व्हाट, इसमें से कौन सा इसे इफेक्ट नहीं कर रहा है? गुड का ओन प्राइस, इस चीज का खुद का प्राइस जो है, डेफिनेटली अगर वो महंगा होगा तो आप इसे नहीं लोगे, महंगा नहीं होगा तो आप इसे खरीदोगे, तो ये इन्फ्लुएंस कर रहा है। प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड, जैसा मैंने अभी आपको दिखाया, बिल्कुल उस पर असर पड़ेगा। प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड, अभी हमने चेक किया, उसकी डिमांड पे असर पड़ेगा। प्राइस ऑफ द इनपुट इनटू द प्रोडक्शन ऑफ गुड, ये देखो ऐसा है ना कि जब इनपुट कॉस्ट जो होती है, जनरली जब हम कार लेने जाते हैं तो हम ये नहीं बोलते कि भैया जो इसमें इनपुट जो भी लगा है हमें उससे मतलब नहीं था, वी डिसाइड द थिंग्स ऑन द बेसिस ऑफ द फाइनल प्राइस। तो इसके अगर हम कॉमन सेंस के हिसाब से बात करें तो अगर मेरे को इसमें ऑप्शन चूज करना है तो मैं ये चूज करूंगा। क्यों? क्योंकि इन जनरल आप लॉजिकली सोच के देखो कि आप उस चीज को, जो भी प्रोडक्ट खरीदे जा रहे हो, उसको फाइनल प्रोडक्ट का प्राइस देते हो। यू नेवर गो ऑन एंड कैलकुलेट कि भैया रॉ मटेरियल कितना महंगा है, आप देखते हो 10 लाख का है तो मुझे लेना है कि नहीं लेना है, ठीक है। तो ये चीज है। तो द प्राइस ऑफ द इनपुट इनटू द प्रोडक्शन, आप इस बेसिस पे नहीं छोड़ दोगे कि भैया इसका टायर 1 लाख का लगा था, आप इस बेसिस पे भले छोड़ सकते हो कि ये कार ही 10 लाख की है या 40 लाख की है, ठीक है। CDS 2025 का सवाल, 2015 का सवाल, राइज इन द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी। अगर कोई प्राइस, कोई कमोडिटी है उसका दाम बढ़ गया, लाइक लेट्स से ब्रेड है 100 रुपए की थी, अब 500 रुपए की है। जब भी ना समझ में ना आए तो इस तरह से आप मैथमेटिकली भी इसे कर सकते हो। इसका सीधा सा मतलब है कि जो ब्रेड का एक पैकेट था हम 100 रुपए का खरीदे थे, अब हम 500 रुपए का खरीद रहे हैं। इसका मतलब यह है कि मेरे पैसे की जो परचेजिंग पावर है वो घट गई, देयर इज द फॉल इन द वैल्यू ऑफ द करेंसी। अभी ये आंसर फाइनल नहीं है, हमारे करेंसी की वैल्यू घट गई है। अगेन ये जो ब्रेड है
ज्यादा करेंसी लगा के ही हम इसे खरीद पाएंगे, दैट इट मींस देयर इज द राइज इन द वैल्यू ऑफ द कमोडिटी। तो ये दोनों ही हमारा आंसर होगा, तो ये दोनों आंसर इसमें है, दैट इज वाई द आंसर इज द डी। ठीक है, ये सवाल देखते हैं। सपोज देयर आर टू नॉर्मल गुड्स इन द इकोनॉमी, एक्स एंड वाई। एक्स और वाई टू नॉर्मल गुड्स हैं। नॉर्मल गुड्स आप याद कीजिएगा मैंने आपको क्या बताया था। नॉर्मल गुड्स कौन से गुड्स होते हैं? नॉर्मल गुड्स वो गुड्स होते हैं जब आपकी इनकम बढ़ी तो उस चीज की डिमांड बढ़ गई। सिंपल सा हमने बताया था। अब ये नहीं बता रहा है कि एक्स और वाई में नॉर्मल गुड्स में क्या रिलेशन है। इफ द प्राइस ऑफ एक्स इंक्रीजेज व्हाट वुड बी द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम बिलो। तो प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड घट जाएगा, इसका तो मैं श्योर हूं, लेकिन डिमांड ऑफ वाई इज, मैं कैसे डिसाइड करूंगा? कॉम्प्लीमेंट है कि नहीं मुझे नहीं पता, सब्सटीट्यूट है कि नहीं, रिलेटेड है कि नहीं मुझे नहीं पता। तो सीधी सी बात है, एक जगह पे मोबाइल फोन, एक जगह पे है फूड, तो आप इसको कैसे कंपेयर कर सकते हो? तो इसका इससे कोई रिलेशन को क्लियर किया नहीं है, तो इट इज इनडिटर्मिनेट, इसका ये आंसर होगा। देन इन व्यू ऑफ द फैक्ट दैट केरोसिन इज एन इंफीरियर गुड इन इंडिया, व्हाट इज आर इट्स इम्प्लीकेशन? इंफीरियर गुड है, मैंने आपको बताया था, अगर आप याद कीजिएगा कि इंफीरियर गुड की अगर आपकी इनकम बढ़ रही है तो फिर आपकी इसकी जो डिमांड है वो घट जाएगी। जैसे कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट, जितनी आपकी इनकम बढ़ रही है उतना ही आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट छोड़ के आप अपनी कार यूज करना चाहते हो। तो ऐसे केस में जब हाउस होल्ड गेट रिचर दे कंज्यूम लेस केरोसिन, क्योंकि ये इंफीरियर गुड है तो इसकी डेफिनेशन से ये बिल्कुल सही चीज बता रहा है। ओवर टाइम देयर इज डिक्लाइन इन द क्वांटिटी ऑफ केरोसिन, ऐसा नहीं है। आई टोल्ड यू इंफीरियर इज अबाउट द अफोर्डेबिलिटी नॉट द क्वालिटी, तो ये गलत हो जाएगा। गवर्नमेंट नीड्स टू स्टॉप सब्सिडी, ये तो एब्सर्ड स्टेटमेंट है, ये गलत हो जाएगा, तो वन ओनली हो जाएगा। व्हेन टू गुड्स आर कंप्लीटली इंटरचेंजेबल, तो सब्सटीट्यूट ही तो होते हैं जो आपस में इंटरचेंज होते हैं, तो देन दे आर दी वर्ड्स की मीनिंग निकल जाएगी परफेक्ट सब्सटीट्यूट। गिवन गुड्स वेबलन गुड मैंने बता दिया, कॉम्प्लीमेंट की मीनिंग मैंने आपको बता दी। अब ये स्लाइड है, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नॉर्मल गुड्स जो मैंने आपको बताया, इंफीरियर गुड्स के बारे में जो बताया, वेबलन गुड्स के बारे में जो बताया, गिवन गुड्स के बारे में जो बताया, लॉ ऑफ डिमांड के बारे में थोड़ा सा बताया, डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड, तो ये सारा कुछ इस स्लाइड में मेंशन्ड है, आप इससे आराम से देख सकते हैं। अब ये दूसरा सेक्शन है, अभी तक हम डिमांड वाले क्वेश्चंस कर रहे थे और अब हम करेंगे इस सेक्शन को। यहाँ पे ये देखिए यूपीएससी सीएससी 2018 का ये सवाल है। कोई एक कमोडिटी इफ इट इज बीइंग प्रोवाइडेड फ्री टू द पब्लिक, देन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट पे क्या असर पड़ेगा? तो इसका मतलब ये कि मुझे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के बारे में पता होना चाहिए। व्हाट इज मीन बाय द पब्लिक गुड, तो मुझे मतलब है कि पब्लिक गुड का पता होना चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पब्लिक गुड, तो पब्लिक गुड की देखो कभी डेफिनेशन पूछा, कभी पूछा पब्लिक गुड होता क्या है। ठीक है, अब आप एक चीज सोच के देखिए, यहाँ पे पूछा है बेसिकली क्वेश्चन इज बेस्ड अपॉन द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, कि कमोडिटी अगर फ्री दे रहे हैं तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कितनी है। ठीक है, एक चीज ध्यान रखिएगा, जब गवर्नमेंट, पहले अपॉर्चुनिटी कॉस्ट समझ लेते हैं। आपके पास सपोज 1000 रुपए है, रिसोर्सेज आर लिमिटेड, 1000 रुपए हैं, या फिर मान लेते हैं कि गवर्नमेंट के पास 1000 रुपए हैं। तो गवर्नमेंट ने क्या डिसाइड किया, गवर्नमेंट के पास दो ऑप्शन है, या तो ये फ्री कमोडिटी के फॉर्म में बुक्स को प्रोवाइड कर दे सबको, जो भी वहां पे जिन लोगों को उसको देना है, या फिर एक अल्टरनेटिव यूज है इस 1000 रुपए का, क्योंकि अगर आप जो भी चीजें फ्री दे रहे हो ये पैसा कहीं ना कहीं से तो आ रहा है ना कोई तो इसको पे कर रहा है। एक अल्टरनेटिव यूज था कि मैंने क्या किया कि मैंने कम्युनिटी लाइब्रेरी बना ली। तो अगर मैंने ये चूज किया है व्हाट इज द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, देन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज द नेक्स्ट बेस्ट थिंग दैट आई हैव फॉरगॉन, बिकॉज मैंने ये काम करना था, क्योंकि मेरे पास रिसोर्सेज लिमिटेड थे। अगर मैं ये काम नहीं करता तो मैं ये काम करता, सीधी सी बात है। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट रिप्रेजेंट्स व्हाट यू गिव अप टू ऑब्टेन समथिंग एल्स। सो इवन इफ अ प्रोडक्ट इज फ्री एट द पॉइंट ऑफ यूज, ये तो फ्री है, ये जो रिसोर्स था ये हम किसी और काम में लगा सकते थे। अब गवर्नमेंट अगर कोई कमोडिटी फ्री में दे रही है, इसका मतलब ये नहीं कि उसका पैसा नहीं लग रहा है, इट डजंट मीन दैट द कॉस्ट डजंट डिसअपियर, इट इज जस्ट शिफ्टिंग टू द टैक्स पेइंग पब्लिक के ऊपर वो पैसा ट्रांसफर हो जा रहा है, दैट इज द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो यहां पे अगर मैं इसका आंसर देखूं, द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज ट्रांसफर फ्रॉम द कंज्यूमर ऑफ द प्रोडक्ट टू द गवर्नमेंट, द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज ट्रांसफर फ्रॉम द कंज्यूमर ऑफ द प्रोडक्ट टू द
टैक्स पेइंग पब्लिक। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, व्हाट इज पब्लिक गुड? पब्लिक गुड की बात कर लेते हैं। पब्लिक गुड वो कमोडिटी या सर्विस है जो सोसाइटी के सारे मेंबर्स यूज कर सकते हैं विदाउट रेड्यूसिंग इट्स एबिलिटी टू दी अदर। जैसे कि पार्क है, अब पार्क वगैरह है तो हर कोई यूज कर सकता है। रोड है, रोड्स का सभी के लिए कॉमन है। ऐसा थोड़ी है कि बोलोगे भैया तुम इस रोड पे नहीं जा सकते, ऐसा कुछ भी नहीं होता। तो ये एक जनरल डेफिनेशन है पब्लिक गुड की। पब्लिक गुड, इट इज द अपोजिट ऑफ द प्राइवेट गुड। देयर आर टू टाइप ऑफ गुड, वन इज द पब्लिक, अदर इज द प्राइवेट गुड। प्राइवेट गुड का क्या मतलब होता है? इट इज कंज्यूम्ड बाय द पर्सन और पीपल वो जो एफर्ट कर सकते हैं, जो पे कर सकते हैं। यहां पे आपकी पेमेंट नहीं लग रही। ठीक है, पब्लिक गुड में के केस में क्या है कि इट इज कैन बी कंज्यूम्ड बाय मेनी पीपल विदाउट रिस्ट्रिक्टिंग इट्स एबिलिटी टू अदर्स। तो ये दूसरे लोग इसको बिना, मतलब एक बंदा अगर यूज करे ना तो ऐसा नहीं होगा कि दूसरा पर्सन यूज नहीं कर सकता। और इसी चीज के लिए पब्लिक गुड के केस में दो चीज देखी जाती है कि इट शुड बी नॉन राइवलरस एंड इट शुड बी नॉन एक्सक्लूडेबल। अगर आपको कभी चेक करना हो ना कि कोई गुड पब्लिक गुड है कि नहीं, तो आपको ये दोनों चीज चेक करनी पड़ेगी। नॉन रेगुलरस का मतलब क्या हुआ? सीधी सी बात है कि जितना ज्यादा लोग कंज्यूम करते जा रहे हैं उसका चलते उसकी सप्लाई कम नहीं हो रही। जैसे कि डिफेंस है, सारे इंडिया के लोग यूज करें और भी 4 लोग आ जाएंगे इंडिया में तो भी सप्लाई सबके लिए कॉमन ही है एक तरीके से। ठीक है, तो इट इज नॉन रेगुलरस। नॉन एक्सक्लूडेबल, इसका सीधा सा मतलब है कि इट इज अवेलेबल टू एवरीवन, कोई किसी को एक्सक्लूड नहीं कर सकता। अच्छा, यहाँ पे एक फ्री राइडर प्रॉब्लम आती है। फ्री राइडर प्रॉब्लम ये आती है कि देखो सारे लोग तो टैक्स देते नहीं है। अब ये जो हम पब्लिक गुड प्रोवाइड कर रहे हैं तो हम फ्री में प्रोवाइड कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उसका खर्चा किससे निकाला जा रहा है? टैक्स पेइंग पब्लिक से। तो इट इज बीइंग सेड कि ये जो पैसा नहीं दे रहे हैं ना, दे आर गोइंग फॉर अ फ्री राइड प्रोवाइडेड बाय दोज हु आर पेइंग द टैक्सेस। तो ये फ्री राइडर प्रॉब्लम पब्लिक गुड्स के साथ आती है। ठीक है, प्राइवेट गुड में क्या होता है कि दे आर राइवलरस एंड दे आर एक्सक्लूडेबल। पैसा दोगे तभी यूज कर सकते हो, और अगर तुम यूज करो तो दूसरा बंदा यूज नहीं कर पाएगा। सप्लाई धीमे धीमे कम होगी, डेफिनेटली कम होगी, क्योंकि वो नंबर ऑफ, मतलब जो प्रोडक्ट का जो टोटल अवेलेबिलिटी है वो लिमिटेड ही है। अगर हम उस डेफिनेशन के हिसाब से चलें तो पब्लिक गुड इज द कमोडिटी व्हिच बेनिफिट्स आर द कमोडिटी प्रोड्यूस्ड बाय द गवर्नमेंट। पब्लिक गुड की डेफिनेशन देख रहे हैं, विथ व्हाट इज मीन बाय द पब्लिक गुड। A commodity produced by the government, a commodity whose benefits are indivisibly spread among the entire community, a government scheme, galat, any commodity that is very popular, galat, a commodity whose benefits are indivisibly spread among the entire community। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। Which of the following is not a public good? Electricity, डिफेंस, लाइट। देखो पार्क सब लोग यूज कर सकते हैं, लाइट हाउस सब लोग यूज कर सकते हैं, नेशनल डिफेंस कॉमनली अवेलेबल है, इलेक्ट्रिसिटी पैसा नहीं दोगे तो नहीं मिलेगी इन जनरल, तो दिस इज नॉट अ पब्लिक गुड। ठीक है, इसके बारे में ये थोड़ा सा यहाँ पे लिखा हुआ है। एंड आगे हम इस फाइनली इस स्लाइड के एंड पे सीधा सीधा सा सवाल है। यहाँ पे देखो यूपीएससी सीएससी में तो नहीं पूछा है, बट ये सारे डेफिनेशन बेस्ड सवाल है। अगर आप देखोगे ना, दे आर इंटरेस्टेड इन नोइंग व्हाट इज परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, ओलिगोपोली। यहाँ पे भी वही पूछा, परफेक्ट कंपटीशन, इम्परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, ओलिगोपोली, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। देख लीजिए, ये सामने से है आपके, ये सब कुछ है, सिंपल डेफिनेशन बेस्ड सवाल है। तो इस अगले 10 मिनट के अंदर आपको सारी चीजें मैं क्लियर कर देता हूं। व्हाट इज परफेक्ट कंपटीशन? परफेक्ट कंपटीशन कब होगा? एक ऐसी आइडियलाइज्ड मार्केट सिचुएशन है, एक ऐसी मार्केट है जहां पे बहुत सारे सेलर हैं, देयर आर मेनी सेलर्स। ठीक है, वो एक दूसरे से कंपीट कर रहे हैं एंड उनको एक दूसरे के ऊपर एडवांटेज नहीं है, तभी तो परफेक्टली कंपटीशन होगा। सोच के देखिए, सारे लोग कंपीट कर सकते हैं, सब लोग कंपीट कर रहे हैं, आपको स्केलेबिलिटी का कोई फायदा नहीं है। आप बड़ी है कंपनी है चाहे छोटी कंपनी है, क्योंकि आप आपस में कंपीट करने के लिए आप जिस चीज को बेचें उसका प्राइस भी सेम है एंड यू आर एक्चुअली सेलिंग द सेम प्रोडक्ट। इसको हम कहते हैं होमोजीनियस प्रोडक्ट। ठीक है, तभी तो परफेक्ट कंपटीशन होगा। तो मोनोपोली नहीं है, सारे फर्म्स आइडेंटिकल प्रोडक्ट बेचते हैं। ऑल फर्म्स आर प्राइस टेकर्स। प्राइस टेकर्स यहाँ पे एक टर्म आ जाता है, प्राइस टेकर्स। व्हाट आर द प्राइस टेकर्स? मतलब यू कांट इन्फ्लुएंस द मार्केट प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट। ठीक है, आप मार्केट प्राइस उस प्रोडक्ट का चेंज नहीं कर सकते, दैट इज द फिक्स्ड प्रोडक्ट प्राइस। ठीक है, मार्केट शेयर डजंट इन्फ्लुएंस प्राइस। तो आपका कितना मार्केट में शेयर है, इससे प्राइस पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला।
ठीक है, तो ये सारी चीजें तो परफेक्ट कॉम्पिटिशन वाली बातें हैं। तो परफेक्ट कॉम्पिटिशन अगर मैं देखूं, मेनी प्रोड्यूसर्स सेलिंग डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट, ये नहीं होगा इसके लिए। मेनी प्रोड्यूसर्स सेलिंग सिमिलर प्रोडक्ट्स, तो परफेक्ट कॉम्पिटिशन वाली स्थिति तो ये हो जाएगी, तो ए के साथ 4 हो जाएगा। अब आते हैं दूसरी चीज, मोनोपोली। मोनोपोली से पहले हम मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन जान लेते हैं। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में क्या होता है, जब कई सारी अलग अलग कंपनीज हैं, they are providing the similar product, not the same product. They are providing the similar product and not the same product, and but they are not the perfect substitute of each other. परफेक्ट सब्सटीट्यूट नहीं है। परफेक्ट सब्सटीट्यूट नहीं होगा तो क्या होगा कि कहीं पे कभी आप गोला सिजलर में जाओगे और कहीं पे कभी आप हल्दीराम का सिजलर खाओगे, तो आपके पास ऑप्शन अवेलेबल होता है। तो इन द मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन देयर आर दी मेनी प्रोड्यूसर्स सेलिंग द डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट। ठीक है, तो when does monopolistic competition exist? It exists when many companies offer competing products or services that are similar but not the perfect substitute. अब आते हैं मोनोपोली पे। मोनोपोली सिंपल आपको पता है, मोनोपोली का क्या मतलब, मोनो मीन्स सिंगल, तो मोनोपोली मीन्स इट इज अ मार्केट स्ट्रक्चर विद अ सिंगल सेलर और प्रोड्यूसर दैट एज्यूम्स अ डोमिनेंट पोजीशन इन इंडस्ट्री। जैसे कि LIC पहले जो LIC थी, दैट वाज द मोनोपोली पूरी थी। इंश्योरेंस सेक्टर में केवल LIC जो थे वो पापा जी थे, तो दैट इज द मोनोपोली। सिंपल कॉमन सेंस लगा के आप इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं। ओलिगोपोली, कुछ लोग हैं जो चीजों को बेच रहे हैं, तो ओलिगोपोली फ्यू सेलर्स सेलिंग ऑलमोस्ट द सिमिलर प्रोडक्ट्स। अच्छा एक बात बताओ, आप इंडिया का जो टेलीकॉम सेक्टर है, व्हाट इज इट? इट इज मोनोपोली और ओलिगोपोली? ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, ठीक है। तो ओलिगोपोली, फ्यू प्रोड्यूसर्स सेलिंग सिमिलर और ऑलमोस्ट सिमिलर प्रोडक्ट। तो अब मैं देख लूं, ए का 4 हो गया। मोनोपोली मीन्स एक प्रोड्यूसर सेलिंग वन प्रोडक्ट, तो बी का हो गया 1, ए का 4, बी का 1। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, सी का 3 एंड डी का 2। अब ये हो गया, मेरे को डेफिनेशन समझ में आ गई। यहाँ पे एक डुओपोली वाली बात भी आती है। डुओपोली मतलब 2 सेलर हैं केवल और सिमिलर प्रोडक्ट ये बेच रहे हैं, ठीक है, एंड दे आर डोमिनेटिंग। जैसे इंडिया का कार्बोनेटेड ड्रिंक की बात करें इंडिया में, तो कोका कोला और पेप्सी ही है और कोई नहीं है मेन, यही दोनों है, सारा मार्केट डोमिनेंसी इन्हीं के, तो डुओपोली है वहां पे कहीं ना कहीं। अब आते हैं मार्केट सिचुएशन जहां पे बहुत सारी फर्म्स हैं, दे आर सेलिंग सिमिलर बट नॉट आइडेंटिकल प्रोडक्ट। क्या था ये? मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टिपिकल एग्जांपल ऑफ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन? रिटेल वेजिटेबल मार्केट, मार्केट फॉर सोप्स। इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में बताना है आपको, ठीक है। सीरियल 2021 का सवाल है, ये क्वेश्चन 1 में लिख देता हूं। अभी मैंने आपको डेफिनेशन बताई। A market in which there are large number of firms, homogeneous product, infinite elasticity of demand for individual firms and no control over the price। इसका क्वेश्चन नंबर 2 में लिख दे रहा हूँ, इसका भी आपको बताना। अभी जस्ट मैंने इस चीज को डिस्कस किया। A market in which there are large number of sellers of particular product but each seller sells somewhat differentiated but closed product, it is the, क्या होगा? ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3। ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। तो 3 क्वेश्चन मैंने आपको दिए जो आपको कमेंट सेक्शन में बताने हैं। मोबाइल फोन ऑपरेटर मार्केट इन इंडिया इज एन एग्जाम्पल ऑफ ओलिगोपोली। सो दैट्स इट। इतना अगर आपने जान लिया, इतनी डेफिनेशन जान ली, बिलीव मी आपको इससे ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी इस सेक्शन को कवर अप करने के लिए। आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। इस वीडियो को 1-2 बार आप देख लेना, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। जितना बेसिक रिक्वायरमेंट थी, मैंने कोशिश किया है अपने एंड पे कि मैं आपको बहुत ही ज़्यादा टेक्निकल होकर ना बताऊं, क्योंकि अगर मैं वो टेक्निकल होकर बताने लगता ना तो कहीं ना कहीं वो चीज़ें आपको याद नहीं रहती। मेरा पर्पज इतना सा है कि आपको चीज़ें याद हों, आप उसे कॉमन सेंस बेसिस पे समझ पाएं, और इसी चीज़ के लिए ये PYQ इनिशिएटिव चलाया जा रहा है। माइक्रो इकोनॉमी के लिए इतना सेक्शन अपने आप में सफिशिएंट है। इतना कर लिया ना तो क्वेश्चन यूपीएससी का कोई भी आएगा, इन जनरल आप उसे कर ही लोगे। एंड अपने ऊपर ट्रस्ट रखना, पढ़ते वक्त एक चीज याद रखना कि आप जब क्वेश्चंस कर रहे हो ना, इसके बाद अभी आप जाके CSEtopper.com पे रजिस्टर करके CSEtopper.com पे रजिस्टर करके टेस्ट भी दे देना, ताकि आप देख सको कि भाई आप कहाँ पे स्टैंड करते हो कई सारे बच्चों के बीच में। सो दैट्स इट, एंड डू राइट इन द कमेंट सेक्शन कि आई विल क्लियर प्रीलिम्स 2025। दिस इज फॉर योर ओन डेली अफर्मेशन, क्योंकि अफर्मेशन करना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। क्योंकि जब यार आप विजुलाइज करोगे ना कि हम निकाल लेंगे, उससे अच्छा कुछ नहीं है। क्योंकि आपको जो चीज सिलेक्शन लेनी है ना, वो जो आप बिलीव करते हो उसी को आप मैनिफेस्ट भी करते हो। सो दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो पे।